नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 का तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित एक और प्रैक्टिस सेट लेकर उपलब्ध करवाया हूं, उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का प्रैक्टिस सेट है 8 बीपीएससी टीआरई 4.0। अगर आप हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी के किसी भी वर्ग का आप तैयारी कर रहे हैं, या तो आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं, या 9 to 10 का, या 11 to 12 का, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यानी हिंदी से संबंधित अगर कोई भी वर्ग का आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीचर का, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यह अभ्यास सेट 8 है। 7 अभ्यास सेट करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ से प्ले लिस्ट का जो है लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी जंक्शन पे सारे चीज़ उपलब्ध है। तो अगर आप हिंदी से संबंधित कोई भी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, केवीएस, ईएमआरएस आदि का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके दृष्टि से भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि हिंदी के इसमें प्रश्नों को समाहित किया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप हिंदी के किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम हिंदी के 80 प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, और इसमें बीपीएससी टीआरई 4.0 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें प्रश्नों का स्तर जो है कुछ हल्के प्रश्न रहेंगे, कुछ कठिन भी रहेंगे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट आता जाएगा, स्तर बढ़ता जाएगा। तो आपका तो तैयारी है जूनियर टीजीटी से लेकर यूजीसी नेट लेवल पे की जाएगी, तो आपको ये चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप मेरा नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 5307 पे 249 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस सेट का टीआरई 1, 2, 3 सभी का। और अगर आप स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो यही नंबर पर आपको 199 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। अगर आप मेरे नोट्स और प्रैक्टिस सेट रखते हैं तो अलग से कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरा नोट्स और प्रैक्टिस सेट ही आपकी तैयारी के लिए पर्याप्त है। हाँ, अगर आप व्याकरण की कोई किताब नहीं रखे हैं तो एक व्याकरण का किताब रख लीजिए, क्योंकि विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द वहाँ से आप देख सकते हैं, तो आपको कुछ जो है सुविधा हो जाएगी। क्योंकि हिंदी तैयारी करने वाले के लिए एक व्याकरण की पुस्तक होना अनिवार्य है, तो आप उसको रख सकते हैं। तो आज जो है अभ्यास सेट 8 है और 7 अभ्यास सेट हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट पे हमारे चैनल पे बना हुआ, वहाँ से देख सकते हैं। और जो क्लास हुआ है वो भी 24 वीडियो डाला हो, उसको भी देख सकते हैं। आगे जो है क्लास रेगुलर होता रहेगा। प्रैक्टिस सेट अब जो है 1-2 दिन के बाद करेंगे, और प्रैक्टिस सेट के अलावा जो क्लास है वो लगातार होगा और बीच बीच में प्रैक्टिस सेट होता जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभ्यास सेट 8, यानी ये 8वां अभ्यास सेट है बीपीएससी टीआरई 4.0 का। 7 अभ्यास सेट करवाया जा चुका है, जिसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। आज का प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसका जो है आप लोग जवाब देना है, और अंतिम में जो है आप कमेंट करके बताइएगा कि आज के जो 80 प्रश्न हैं उसमें कितना सही किए हैं। बहुत से लोगों का रिजल्ट 1-2 नंबर से नहीं हुआ है, तो वो अपना धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है धैर्य की परीक्षा ही होती है। तो आपको धैर्य बनाए रखना है, आगे तैयारी करना है 4.0 के लिए, क्योंकि इस बार कटअप भी थोड़ा सा ज़्यादा गया है। सीटें कम रहने के कारण क्वेश्चन के स्तर थोड़ा कम थे, लेकिन जो हम अनुमान बताए थे
वो लगभग उसी के आसपास रहा है, अनुमानित कटअप। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। आपको बताना है हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है, आज का प्रश्न है। आप लोग कभी भी एग्जाम में बैठिए तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए, क्योंकि 5 जो विकल्प बनाया हुआ है बहुत ही पेचीदा विकल्प होता है, चौथा और 5वां विकल्प। तो इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है 1-2 नंबर माइनस हो जाते हैं जल्दी जल्दी में, तो आपको अच्छे से देखना है, उसके बाद जवाब देना है। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसका जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा। तो देखिए, सिद्ध सामंत युग का जहाँ भी चर्चा होगा तो राहुल सांकृत्यायन ने जो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो इन्होंने वीर गाथा काल कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है, यानी आपको बताने हैं कि वे कौन से विद्वान थे जिन्होंने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहकर संबोधित किया है। तो हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है, तो गिरक्राइस्ट जो है कहने वाले हैं, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तानी विभाग के ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज बना था तो उसके जो है प्रथम प्रोफेसर थे, तो ये हिंदुस्तानी को ही हिंदी कहते हैं, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया है, आपको बताने हैं। तो श्रृंगार काल जो नाम दिया गया है रीतिकाल को, आप सभी को पता होगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है, यहाँ से हो गया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा है, तो ये विकल्प ख सही हो जाएगा तीसरा का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। बहुत ही जो है VVI प्रश्न है UGC नेट के लिए और PGT एग्जाम के लिए। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था, यानी कौन सा ग्रंथ था जिसकी भूमिका के रूप में ये जो है छपता था। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है, यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया तो उसकी सबसे विकसित पद्धति क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है UGC नेट में। तो सबसे विकसित पद्धति आपको बताने हैं कि कौन है। तो सबसे विकसित पद्धति है जो विधेयवादी पद्धति है, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयोग किया है, तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा, विधेयवादी पद्धति। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास पहुंच सके और हमें भी एक उत्साह मिल सके, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करके चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और प्रस्तुत करते हैं। छठा प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं, कौन है जो प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया है। ये प्रश्न जो है TRE 2 में पूछा गया था। तो हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान जो हैं, आप सभी को ऊपर चर्चा किया गया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रश्न घुमा करके पूछा है प्रारंभिक काल को आदिकाल, तो प्रारंभिक काल को आदिकाल या आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ये आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य के आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, आपको बताने हैं। तो हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास है वो डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
समय कम रहने के कारण ज़्यादा विस्तार से बताएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो आप टॉपिक में जो है विस्तार से बताया हुआ वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ हम लोग जल्दी जल्दी करते चलेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया आपको बताने हैं। तो हिंदी साहित्य के जो परंपरा का सूत्रपात करते हैं गौरसद अतासी के द्वारा किया गया था। विकल्प ख सही हो जाएगा। इन्होंने फ्रेंच भाषा में जो है हिंदी साहित्य को लिखा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी पुस्तक का नाम था इस्तेवाल रतरतुई एंदुई ए हिंदुस्तानी। तो ये जो है विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? ये जो साहित्य का परिभाषा दिया गया है किसकी परिभाषा है आपको बतानी है। तो ये जो परिभाषा है बालकृष्ण भट्ट का है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही ऐसा कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन मिलता है? यानी वे कौन से रचनाकार हैं जिनकी साहित्य की पुस्तक में सर्वप्रथम कार्य विभाजन किया गया है, यानी विभाजन किया गया है। तो ये जो है जॉर्ज ग्रियर्सन का जो रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, तो ये जो है विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, यह जो कथन है विद्यापति के संबंध में किसका कथन है आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है आप सभी को पता होनी चाहिए, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विकल्प ख जो है सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल का जो भी कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है, यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है, पीजीटी में भी पूछा जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा तो आपको प्रश्न समझ में आने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और जो है इसको ग्रुप में सेंड कीजिए। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? यानी वो कौन सी धारा है जिसमें सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो ये जो मार्ग है वो सिद्ध साहित्य जो है काव्यधारा में मिलता है, यानी विकल्प का सही हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? नाथ पंथ जो है सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि सिद्धों से ही नाथ पंथ निकला है, यानी विकल्प का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन ग्रंथ महापुराण के रचनाकार कौन है? आदिकालीन जो ग्रंथ है महापुराण उसके रचनाकार कौन है आपको बतानी है। तो महापुराण के जो रचनाकार हैं पुष्पदंत हैं, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। पुष्पदंत ने ही महापुराण की रचना की है, तो 14 का सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? यानी राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है आपको बताने हैं। तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का जो पहला कवि माना है सरहपाद को, यानी सरहप्पा को माना है, ये भी ध्यान में रखना है। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा, इन्होंने ही पहला कवि माना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से चंद्रधर शर्मा पुकारा है? पिछले सेट में भी आया था। देखिए प्रश्न जो आता है प्रश्न वही रहता है, शब्दों में घुमाया जाता है, शब्दों में फंसाया जाता है, शब्दों में जो है कैंडिडेट को उलझाता है। तो वही शब्दों से आपको बचना है, शब्दों से खेलना है। तो शब्दों को आप जब पहचानने लगिएगा, चीज़ों को समझने लगिएगा, तो आपको समझ में आने लगेगा कि इसका सही आंसर है। यानी अपभ्रंश को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा है?
यहाँ देखिए भाषा को बदला गया है, तो इन्होंने पुरानी हिंदी कहा है, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था, क्या था आपको बताना है। सिद्धों की साधना में शून्य का जो है पूरक तत्व था, क्या था आपको ये बताने हैं। तो पूरक तत्व जो था, शून्य का जो पूरक तत्व है वो ज्ञान होता है, शून्य को वो ज्ञान मानते हैं, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रवर दाई को छपयों का राजा कहा गया है, यानी वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें चंद्रवर दाई जो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार थे उसको जो है छपयों का राजा कहा गया है। तो छपयों को जो राजा कहा गया है वो शिव सिंह सरोज जो पुस्तक है शिव सिंह सेंगर का, उसी में कहा गया है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह कथन किसका है। धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह कथन किसका है आपको बताना है। ये जो कथन है किसका है, तो ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विकल्प क जो है सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही कहा है कि धर्म का जो प्रवाह है वो आदमी के कर्म पर ज्ञान पर और भक्ति ये तीनों धाराओं में चलता नजर आता है, तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है, यानी मदनाष्टक जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो मदनाष्टक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि रहीम दास की पुस्तक है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। उन्हीं की रचना है मदनाष्टक। आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि है, यानी वे कौन से संत कवि है जो श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे, यानी पक्का विरोधी थे। तो श्रृंगार रस के जो विरोधी कवि हैं वो सुंदर दास जी हैं, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक बात और ध्यान में रखना है कि सुंदर दास जो थे संत कवि में यानी भक्त कवि में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ये ध्यान में आपको रखनी होगी। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में बताइएगा कि आपका जो है कितना सही हुआ है 80 प्रश्नों में। भक्ति कार्य के कवियों का सही कार्यक्रम है, ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि भक्ति कार्य के जो कवि हैं उनका जो है कार्यक्रम क्या है, यानी जन्म के अनुसार उनका बताना है कि सबसे पहले जो है कौन आएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है आप देखिएगा, सबसे पहले जब जन्म याद रखेगा तभी पता चलेगा। जब तक जन्म नहीं याद रहेगा किसका कब हुआ तब तक आप नहीं बता सकते हैं। तो देखिए कबीरदास का जो था 1398 ईस्वी के आसपास, 98-99 देता है 1398। उसके बाद सूरदास का जो है 1478 है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जायसी का जो जन्म है वो 1492 है और तुलसीदास का जो है वो 1532 या 1540 भी कहीं कहीं देता है, ये ध्यान में रखना है। तो 1532 है, यानी मुख्यतः ये है। अब सजाइएगा तो कबीर सूर जायसी तुलसी ये आएगा जो है कर्म इनका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प क हो जाएगा। सबसे पहले कबीर दास आएंगे, उसके बाद सूरदास आएंगे, उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी हैं, उसके बाद जो है तुलसीदास है। तो ये कार्यक्रम है सही भक्त कवियों का। आगे बढ़ते हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है, यानी ये जो कथन है किस आलोचक का है आपको बताने हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है, तो ये जो कथन है वे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, बीजक जो है वो किसकी रचनाओं का संग्रह है आपको बतानी है। तो बीजक जो है आप सभी को पता होना चाहिए किसका है। सूरदास का है जी नहीं, जायसी का है नहीं, तुलसीदास का है नहीं। तो आखिर बीजक किसकी रचना है, तो कबीर दास की रचना है। बीजक कबीर के जो है रचनाओं का संग्रह है। तो आप ध्यान में इसको रखिएगा।
तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी सखियों में सधुकरी भाषा का प्रयोग किया है। सधुकरी से उनका अभिप्राय है, यानी सधुकरी से उनका अभिप्राय क्या है आपको बताना है। पिछले प्रश्न में आया था कि रामचंद्र शुक्ल ने सधुकरी भाषा कहा है, लेकिन सधुकरी से उसका क्या मतलब निकलता है, यानी रामचंद्र शुक्ल उसे क्या मानते हैं, सधुकरी किस भाषा को सधुकरी कहते हैं, ये आपको बतानी है। देखिए प्रश्नों को थोड़ा सा जटिल बनाया जाता है इसी तरीका से, तो आप जब प्रैक्टिस करते रहिएगा तो जटिलता से आपको निजात मिल जाएगी। तो सधुकरी से इनका जो अर्थ था वो ब्रज मिश्रित पूर्वी बोली, ऐसा नहीं था। ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली नहीं, राजस्थानी पंजाबी मेरी खड़ी बोली बिल्कुल सही है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि कबीरदास जो है घूम घूम के सत्संग में जाते थे और उसके ज्ञान को एकत्रित करके जो यथार्थ था उसको देख करके रचना करते थे। तो वे राजस्थान, पंजाब और खड़ी बोली का क्षेत्र जो है भाषा का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। जन्म कार्य के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, यानी निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है आपको बताने हैं। तो सबसे पहले आप ऐसा प्रश्न रहेगा तो जब तक आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं याद रहेगा नहीं। तो देखिए सबसे पहले कबीर का देखते हैं, तो ऊपर में चर्चा किया गया था 1398 में जो है उनका जो है डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद जो है गुरु नानक का है तो 1469 में हुआ था, ये आपको पता है। दादू दयाल का जो है वो 1544 है, और मरुक दास का जो है वो 1574 है। तो देखिए सजा के देखिए कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प क इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले कबीरदास आएंगे, उसके बाद गुरु नानक आएंगे, उसके बाद दादू दयाल आएंगे, उसके बाद मरुक दास आएंगे। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य धारा का दार्शनिक आधार क्या है, यानी ज्ञानाश्रयी जो निर्गुण काव्य धारा है उसका दार्शनिक आधार क्या है आपको बतानी है। तो उसका जो दार्शनिक आधार है आप सभी को पता होनी चाहिए, ये दिमाग लगाएंगे तो आप पता चला लीजिएगा, अद्वैतवाद, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, पद्मावत की भाषा क्या है आपको बतानी है। तो सबसे पहले पद्मावत किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। तो ये किस भाषा में लिखा गया है आपको बतानी है। खड़ी बोली में नहीं, ब्रज भाषा में भी नहीं, मैथिली में नहीं। तो ये जो लिखा गया था वो अवधी भाषा में लिखा गया था, ठेठ अवधी भाषा में। तो विकल्प इसका नहीं है, तो विकल्प में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी विकल्प होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है, यानी सूफी जो प्रेमाख्यान परंपरा है उसमें अपने आराध्य को प्रायः किस रूप में देखते हैं। तो अपने आराध्य को प्रायः वो देखते हैं, वो किस रूप में देखते हैं, तो गुरु के रूप में देखते हैं, ऐसा नहीं है। प्रेमिक के रूप में देखते नहीं, प्रेमिका के रूप में देखते हैं। जब जायसी आप देखिएगा जो उनकी रचना है पद्मावत, तो उसमें देखिएगा प्रेमिक के रूप में दिखाया, उसके पाने की जो है चाहत रहता है, यानी उसको जो है प्रेमिका के रूप में दिखाया गया है, यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है, विज्ञान गीता जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखी गई है आपको बतानी है। तो विज्ञान गीता जो लिखा गया ग्रंथ है वो केशव दास का ग्रंथ है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। और इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ है एक रामचंद्र जी का, ये ध्यान में रखिएगा, केशव दास का। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन हैं, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन हैं, यानी आपको बताना है कि सचेतन कहानी आंदोलन के मुख्य नेता कौन हैं। तो ये जो सचेतन कहानी आंदोलन के हैं तो महीप सिंह जो है सचेतन कहानी आंदोलन के हैं, यानी विकल्प ग इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ, यह कथन किस इतिहासकार का है, यानी ये जो कथन है
कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ है। यह कथन किस इतिहासकार का है, आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विकल्प जो क है इसका सही आंसर हो जाएगा, इन्होंने ही ऐसा कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की पदवी इनमें से किसको दी जाती है? ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की पदवी इनमें से किसको दी जाती है, आपको बतानी है। तो ध्वनि प्रस्थापन यानी ध्वनि को स्थापित करने का पदवी, तो ध्वनि जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक जो है आनंदवर्धन है, तो इन्हीं को ही न दिया जाएगा, ये दिमाग लगाने की बात है। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ बहुत पेचीदा प्रश्न बना दिया है, आपको शब्दों में ऐसा उलझा दिया गया है कि आप उलझ जाइए। आपको लगेगा कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है लेकिन परमाचार्य नहीं होंगे, ऐसा दिमाग में आएगा। तो ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि आनंदवर्धन ध्वनि प्रस्थापन यानी प्रस्थापन मतलब उसको स्थापित करने का परमाचार्य यानी मुख्य आचार्य है। तो ये विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप जब जाइए कहीं भी एग्जाम देने के लिए तो सबसे पहले प्रश्नों को पढ़िए, समझिए, उसके बाद आंसर कीजिए, ताकि आपका एक एक नंबर जो है आपके झोले में जा सके। क्योंकि 1-2 नंबर से रिजल्ट नहीं होता है तो ज़िंदगी में बहुत अफसोस होता है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा आप लोगों के साथ हो, तो आप उससे बचिए और मेरिट में अपना नाम पक्का कीजिए। जिसके लिए आपको संभल कर एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में टिक करना है, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद जवाब देना है। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम जो है बहुत टफ होते जा रहे हैं, तो आपको सीरियस होकर एग्ज़ाम देना है, समझ बूझ कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। राहुल सांकृत्यायन की जीवनी समय साम्यवादी के लेखक हैं, यानी राहुल सांकृत्यायन की जो जीवनी है समय साम्यवादी, तो उसके रचनाकार कौन हैं, आपको बताने हैं। तो समय साम्यवादी के जो रचनाकार हैं कमला सांकृत्यायन है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगती है तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। उक्त कथन किस लेखक का है? यानी ये जो कथन है जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया, ये कथन किसका है, आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है जयशंकर प्रसाद के द्वारा दिया गया कथन है, विकल्प ख सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। छायावाद का समय जो है 1918 से 1936 ईस्वी तक चलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? यानी रीतिकालीन जो साहित्य है उस पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का ज़्यादा असर पड़ा हुआ वहाँ है। तो आप लोग जानते हैं कि रीतिकाल में जो है रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त काव्यधारा है, तो जिसमें ब्रज भाषा में रचनाएं की गई है, लेकिन उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो संस्कृत का पड़ा हुआ वहाँ है। यानी संस्कृत का जो आचार्य और कवि जो होते थे रचन दिखा करके ग्रंथ को लिखना, तो ये विकल्प ग सही हो जाएगा। संस्कृत का सबसे ज़्यादा प्रभाव वहाँ दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित रचनाकारों का जन्मकाल के आधार पर सही अनुक्रम है, यानी जन्मकाल के आधार पर सही अनुक्रम क्या है आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको इन सभी का जो है जन्म याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो भूषण का जो जन्म है वो सबसे पहले देखते हैं कि भूषण का जन्म कब है। तो 1613 ईस्वी में जो है भूषण का जन्म है। चिंतामणि का कब है? तो चिंतामणि का जो जन्म है वो 1609 ईस्वी में है। उसके बाद केशव दास हैं, तो केशव दास का जो है 1555 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और सेनापति का जो जन्म है वो 1589 ईस्वी में है। तो 1589 ईस्वी में अब मिलान कीजिए कि सबसे पहले आएगा भूषण का, तो 1609, तो देखिए 1609 है, उसके बाद 1613 है, तो सबसे पहले 1555 आएगा।
तो 1555 किसका है? केशव दास का। तो देखिए केशव दास सबसे पहले कहाँ है? तो विकल्प ग इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले केशव दास आएंगे, उसके बाद सेनापति आएंगे, उसके बाद चिंतामणि है, उसके बाद भूषण है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा बोली न जानहि जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? ये जो कथन है किस कवि का है? तो ये जो है केशव दास का है। विकल्प ख सही हो जाएगा। आप सभी को लगा होगा कि तुलसीदास की पंक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है, केशव दास का ये पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकार का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? यानी वे कौन से रचनाकार हैं जिन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है, यानी एक रचना रचा है लेकिन हिंदी साहित्य में वो अमर हो गया, यानी सबसे प्रतिष्ठा के साथ उनका नाम लिया जाता है। तो बिहारी राज है। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहारी सतसई लिखे हैं, मात्र एक ग्रंथ, जिसके कारण इन्हें आज भी याद किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रत्नाकर की है? यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना कौन है आपको बताना है। तो इनकी जो रचना है उद्धव शतक, रत्नाष्टक और समालोचना दर्शन, तीनों जो है उनकी रचनाएं हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आधा प्रश्न यानी 40 प्रश्नों को देख चुके हैं, 40 प्रश्न और है, उसको देखते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और अंत में कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का परिवर्तन किसे माना जाता है? तो हिंदी व्याकरण की शुद्धता और भाषा के सफाई का परिवर्तन जो है आप सभी को पता होना चाहिए। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से 1903 से 20 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने डंडे की छड़ी से संभाला है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया है वो मुटुकधर पांडे ने किया है। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माइकेल मधुसूदन दत्त कृत मधुनाथ मुघनाथ वध, यहाँ मुघ नहीं मेघनाथ वध होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मेघनाथ वध। मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया है? माइकेल मधुसूदन कृत मेघनाथ वध का जो हिंदी अनुवाद है वो किसने किया है? तो ये जो अनुवाद करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो श्रीधर पाठक को कहा जाता है। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का याद यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? यानी ये जो पंक्ति है उसके रचनाकार कौन है? तो ये जो पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। विकल्प क जो है सही आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? हिंदी भाषा के मानकीकरण यानी भाषा का जो मानकीकरण किया गया है उसके दृष्टि से कौन सा युग जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो युग हो जाएगा वो द्विवेदी युग हो जाएगा, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने जो है पत्रिका के माध्यम से, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा के मानकीकरण का काफ़ी विकास किया है। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद दर्शन के जीवन दर्शन से प्रभावित है? यानी वे कौन से रचनाकार हैं जिनका काव्य अरविंद जो दर्शन है उनसे प्रभावित है? तो अरविंद दर्शन से जो प्रभावित है वो सुमित्रानंद पंत की रचना है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, किस आलोचक का कथन है? यानी छायावाद के संबंध में यह जो कथन है किसका है? तो ये जो कथन है वो नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। केचुआ या रबर छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? केचुआ या रबर छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है?
तो केचुआ रबर छंद के प्रयोगकर्ता जो हैं आपको पता होनी चाहिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती है? यानी वे कौन से रचनाकार हैं जिनमें ये सारे गुण दिखते हैं? तो ऐसा जो दिखने वाले हैं वो सुमित्रानंद पंत की रचना है। विकल्प क सही हो जाएगा, क्योंकि ये छायावाद में भी रचना किए हैं, रहस्यवाद में भी, प्रगतिवाद में भी, प्रयोगवाद में भी और नई कविता, सभी जो है छटा इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उषा सुनहरे तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित कार रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? यानी ये जो पंक्ति है उसमें कौन सी शब्द शक्ति है आपको बतानी है। तो इसमें जो शब्द शक्ति आई है व्यंजना शब्द शक्ति आई है। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। शब्द शक्ति का जो टॉपिक है उसको देखिएगा, नहीं देखें तो आगे करवाया जाएगा, उसमें देख लीजिएगा। विभाव के कितने प्रकार होते हैं? विभाव के कितने प्रकार होते हैं आपको बताना है। तो विभाव के जो है 2 प्रकार होते हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। एक है आरंभन और दूसरा है उद्दीपन। तो आरंभन उद्दीपन जो है विभाव के 2 प्रकार हैं। विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सच्चो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इस पद में कौन सा काव्य गुण है? इस जो पद है उसमें कौन सा काव्य गुण है आपको बताना है। तो इसमें जो काव्य गुण आया है वो माधुर्य गुण आया है। विकल्प ग सही है। काव्य गुण नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, वहाँ दिया हुआ है, ये आगे पढ़ाया जाएगा। निरपरिधान बिच सुकुमार, खिर रहा मृदुल अधखुरा अंग, खिरा हो जो बिजलियों का फूल, मेघवन बिच गुलाबी रंग। उक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा काव्य गुण है आपको बताना है। तो इसमें भी माधुर्य गुण है। विकल्प क सही हो जाएगा। ये जो है कामायनी की पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। विकल्प का इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अपने काव्य सिद्धांत के निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहज अनुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? यानी वे कौन से आचार्य हैं जो सहज अनुभूति का सहारा लिया है? तो ये जो सहारा देने वाले हैं क्रोचे हैं सहज अनुभूति का। विकल्प क सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? यानी कौन सा रस है जिसे नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो इन्होंने जो स्वीकार नहीं किया है शांत रस को स्वीकार नहीं किया है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। और ये जो है 8 रसों को जो है अपने नाट्यशास्त्र में समाहित किया है, ये भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? आचार्य कुंतक जो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वे जो हैं वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं ये आपको बताने हैं। तो ये जो वक्रोक्ति के भेद माने हैं 6 भेद मांगे हैं। इनकी रचना है वक्रोक्ति जीवितम, उसमें 6 भेदों का जो है चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है? यानी भरत मुनि द्वारा जो विरचित ग्रंथ है उसका क्या नाम है आपको बतानी है। तो उनके द्वारा जो विरचित है वो नाट्यशास्त्र है। अब देखिए यहाँ विरचित शब्द आया है। विरचित मतलब होता है रचित, यानी उनके द्वारा रचित रचना कौन सी है आपको बतानी है। तो नाट्यशास्त्र है। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीका से शब्दों में फंसाता है, इससे आपको बचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव है? यानी रस का अवयव कौन सा है आपको बतानी है। तो रस का अवयव जो है संचारी भाव, विभाव, अस्थायी भाव, तीनों मिलकर जो है रस का संचार करता है। विभावानुभावा संयोगा रस निष्पत्ति ये सूत्र है। यानी विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से 1 से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। इसमें कौन सा रस निहित है? इसमें कौन सा रस निहित है आपको बतानी है। तो इसमें जो है हाथ से रस आया है, क्योंकि जो पापड़ तोड़ सकता है कागज को मरोड़ सकता है गुस्सा में, वो कोई वीर नहीं होता है। ये हंसने के लिए पंक्तियां दिया गया है, तो हाथ से रस इसमें है। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। यानी भाषा जब बनता है तो उसके निर्माण का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले ध्वनि है। ध्वनि मिलकर शब्द, शब्द मिलकर पद, पद मिलकर वाक्य।
यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन संयुक्त व्यंजन है? निम्न में कौन जो है संयुक्त व्यंजन है आपको बताने हैं। तो छ, त्र, ज्ञ तीनों से जो है संयुक्त व्यंजन है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। वर्णमाला और ध्वनि में ये बताया गया है। हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 5 आता है। पंचमाक्षर जितने हैं अनुनासिक हैं, विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मदनोन्मत्त का सही संधि विच्छेद क्या है? मदनोन्मत्त का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो सही संधि विच्छेद मदो जोड़ मत बिल्कुल गलत है। मदन में मत नहीं। मद जोड़ उन्मत्त बिल्कुल सही है। मद जोड़ उन्मत्त यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उद्धरण शब्द में संधि है, कौन सा संधि है आपको बताने हैं। तो इसमें जो है उत् जोड़ धरण होता है, जिसमें विकल्प ख हो जाएगा। व्यंजन संधि आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा समास है आपको बताने हैं। तो युधिष्ठिर यानी युद्ध में जो अस्थिर रहे, यानी बहुविधि विशेष अर्थ देता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शब्द रचना में किसका योगदान होता है? शब्द के निर्माण में किसका योगदान होता है आपको बताने हैं। तो इसमें जो है उपसर्ग का, धातु का, प्रत्यय का, तीनों मिलकर धातु के आगे अगर उपसर्ग रखता है तो भी शब्द बनते हैं, और प्रत्यय भी रखते हैं तो भी बनते हैं, और धातु तो है ही। तो तीनों सही है, विकल्प घ इसका सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों के बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रयुक्त उपसर्ग जो है क्या है इसमें आपको बताना है। तो प्रति जोड़ उत्पन्न यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। प्रति उपसर्ग रख करके जो है प्रत्युत्पन्न शब्द का निर्माण करता है, तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपको बताने हैं। तो रन नहीं, न नहीं, अन प्रत्यय है, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं आपको बताने हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो आते हैं वो सर्वनाम आते हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? संबंधवाचक सर्वनाम कौन है? संबंधवाचक सर्वनाम कौन है आपको बताना है। संबंध कौन दर्शाता है? तो संबंधवाचक सर्वनाम जो हैं वो वह नहीं, कौन नहीं, जो, ये जो है संबंध को दर्शाता है, एक दूसरे को जोड़ता है, विकल्प ग इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? इसको हम बारी बारी से देखते हैं। कोई ना कोई तो मेरी बात सुनेगा, बिल्कुल जो है अनिश्चय है। किसी ने पत्थर मारा, बिल्कुल अनिश्चय है। हमने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ निश्चितता नहीं है, यहाँ भी निश्चितता नहीं, यहाँ भी निश्चितता नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कि अनिश्चय पूछा गया तो निश्चय नहीं है। कोई किसका पता नहीं, किसी इसका भी पता नहीं, हमने यानी कौन रहा है ये भी नहीं पता है, तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन संज्ञा है? इनमें से कौन संज्ञा है आपको बतानी है। तो इनमें से जो संज्ञा होता है अनुचित नहीं, वर्तमान नहीं, ये नदी जो है संज्ञा है, विकल्प ख सही हो जाएगा। इनमें से संयुक्त वाक्य हैं। इनमें से संयुक्त वाक्य क्या है आपको बतानी है। तो संयुक्त वाक्य हैं। पक्षी आकाश में उड़ गए, ये तो सरल वाक्य है। बादल गरज रहे थे और वर्षा हो रही थी, बिल्कुल संयुक्त वाक्य है, विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उससे अब अकेले नहीं रह जाता में कौन सा वाच्य है? उससे अब अकेले नहीं रह जाता, इसमें कौन सा वाच्य आया है आपको बतानी है। तो इसमें जो वाच्य आया है भाववाचक आया है, तो विकल्प ग सही हो। उससे यानी इसमें भाववाचक आया है, कर्ता नहीं है, कर्म नहीं है, तो भाववाच्य आया है। वाच्य जब पढ़िएगा वाक्य और वाच्य तो उसमें पता चल जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गद्यांश आया है। टीजीटी में 4 गद्यांश रहता है, पीजीटी में 2, तो टीजीटी में 4-5 दे देता है। तो गद्यांश का भी आप लोग जानकारी रखिए। गद्यांश में एक नियम चलता है कि जैसे कहता है उसी के अनुसार आपको सुनना होता है, अपना मन से उसमें कुछ
जोड़ना यानी प्रश्न का आंसर गलत हो जाना होता है। तो जो कहता है उसी के अनुसार आपको प्रश्न देना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। यानी इसको पढ़ना है, जवाब देना है। अब देखिए हम लोग अंतिम 5 प्रश्न और देखेंगे और आप लोग वीडियो तक अभी तक बने हुए हैं वीडियो पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत में कितना सही होता है कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं गद्यांश को। मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छा समय लड़कपन है, बिल्कुल सही है। इस समय मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, माँ बाप उसके बड़े प्रेम से पालते हैं, जहाँ तक बस चलता है उसको वे आराम देते हैं। केवल इतना ही नहीं, अपनी संतान के सुख के लिए माता पिता स्वयं बहुत कष्ट सहते हैं। दुख की बात है कि कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोग समाज तथा देश का कल्याण नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल सही कहा गया है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, यानी इसका जो है उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। जीवन का सुनहरा समय लड़कपन, ये भी सही है। जीवन का बुरा समय नहीं। माता पिता का संतान से प्रेम नहीं। तो विकल्प क इसका सही हो जाएगा। विकल्प के अनुसार जवाब देना है। गद्यांश में रेखांकित ऐसे रोग का क्या अर्थ है। ऐसे रोग का क्या अर्थ है। तो जो अपने माता पिता को पसंद रखते नहीं, जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूलकर उन्हें दुख पहुंचाते, बिल्कुल सही है। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता कब नहीं होती। तो लड़कपन में नहीं होती। विकल्प को इसका सही आंसर हो जाएगा। दुख की बात क्या है। ऊपर में कहा गया है दुख की बात है। कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते, बिल्कुल सही। कुछ लोग माता पिता को दुख पहुंचाते, बिल्कुल सही। कुछ लोग माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। माता पिता स्वयं बहुत कष्ट क्यों सहते हैं। क्यों सहते हैं आपको पता होना, अपनी संतान के सुख के लिए, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने 80 प्रश्नों का अभ्यास करवाया। हमें उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद और आपके तैयारी के लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होगा। तो इस अभ्यास सेट 8 में कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइए। इन 80 प्रश्नों में कितना सही हुआ है और जो है कमेंट कीजिए ताकि हम समझ सके कि आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर BPSC 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 61 81 53 07 72 61 81 53 07 पे 249 रुपया पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जुड़ जाइए, सूचनाएं दी जाती है। और अगर आप स्टेट पेपर 2 की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो हम इधर से नोट्स और प्रैक्टिस सेट उसका भेज देंगे। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हिंदी चैनल ने अब तक बहुत सारे लोगों को बिहार में शिक्षक बनने का एक जो है प्रयास किया है, जिसमें सफल भी हुआ है। आप लोगों से भी पूछ सकते हैं, देख सकते हैं और आगे भी करता रहेगा। तो हम कामना करते हैं कि आप हिंदी जंक्शन के माध्यम से बिहार में एक हिंदी शिक्षक के रूप में अपना योगदान दें। मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।